Thank you so much, Chetan Bharat Learning, for your support. The faculty is they're really experienced, Chetan sir and all the other faculties. I had a very good experience with CBL team. The mock interview was very helpful. Thank you CBL. Thank you so much CBL. अच्छा experience है. Thank you. Come to CBL for your HCS preparation. They have helped me through prelims, mains and now interview. 21 मई को होने वाले हरियाणा HCS के प्रीलिम्स एग्जाम के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अब हम कर सकते हैं वो है मैक्सिमम MCQ प्रैक्टिस। आपको अपनी नॉर्मल रिवीजन भी MCQ प्रैक्टिस के थ्रू ही करनी चाहिए। चेतन भारत लर्निंग में हम स्टूडेंट्स को डेली 3 पोर्शंस में MCQ प्रैक्टिस करवा रहे हैं। पहली करंट अफेयर्स, जिसमें हम डेली MCQs के थ्रू लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं। दूसरा स्टैटिक जनरल स्टडीज़, जिसमें हम सभी सब्जेक्ट्स जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, आर्ट एंड कल्चर, हरियाणा जीके, ये सारे सब्जेक्ट्स को MCQs के थ्रू कवर कर रहे हैं। और तीसरा डेली CSET MCQ प्रैक्टिस। थ्रू दिस डेली MCQ प्रैक्टिस हम स्टूडेंट्स को मोर देन 6000 MCQ प्रैक्टिस करवा रहे हैं, which should ensure their best result in Haryana HCS prelims exam. This video is part of that initiative only, which is going on in both Hindi medium as well as in English medium. To watch the complete video, enroll now by calling on the number given below or visiting our website www.chetanbharat.com. The link is given in the description as well as in the pinned comment. Hello everyone, welcome to Chetan Bharat Learning and welcome to MCQ Sprint Series. अभी तक हम लोगों ने अगर देखा जाए तो दिसंबर 2022 और जनवरी 2023 के MCQs कर लिए हैं सारे के सारे। हम लोगों ने डिटेल में डिस्कशन करी है कि कोई भी जो क्वेश्चन है वो कैसे बना है और उसके आसपास की जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको भी हमने डिस्कस किया हुआ है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं द पार्ट 1 ऑफ नवंबर 2022, जिसमें हम MCQs करेंगे, 20 MCQs करेंगे और इसको हम ऐसे पढ़ेंगे कि अगर क्वेश्चन इन MCQs में से आता है तो आपको पता हो, और इनके आसपास की जितनी भी चीज़ें, बेसिक बैकग्राउंड जो है वो भी हम साथ साथ देखते रहेंगे, ताकि अगर क्वेश्चन इनमें से ना आए, उसके आसपास के एरिया में से आए, तो भी हमें वो क्वेश्चन आता हो पेपर में। करते हैं फिर शुरू द पार्ट 1 ऑफ नवंबर 2022 MCQs। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए SCO क्या है, बेसिकली एक पॉलिटिकल, मिलिट्री एंड इकोनॉमिक अलायंस है। ये किन किन के बीच में है? पहले अगर हम देखा जाए तो 1996 में इसको शंघाई 5 के नाम से जाना जाता था, जिसे बनाया था चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया और ताजिकिस्तान ने। CK के आर्टिस्ट हम इसको याद करते हैं कि दीज वर दी 5 कंट्रीज जो कि SCO के बनने के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। शंघाई 5 था उस टाइम पे। फिर 2001 में उज्बेकिस्तान को ऐड किया गया था और उसके बाद ये बन गया था शंघाई 5 से SCO। तो टोटल ये 6 कंट्रीज हैं। उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान भी जो है, ये 2 कंट्रीज हैं जो इसमें ऐड की गई थी। और रिसेंटली अभी 9th मेंबर जो होगा इट विल बी ईरान, और अभी रिसेंटली इसको ऐड किया जाएगा। जो भी रिसेंट मीटिंग होगी आगे आने वाले मंथ्स में, तो उसमें वो ऐड किया जाएगा। तो ये कैसी अलायंस है, कौन कौन सी कंट्रीज मेंबर हैं, कब बनी थी, क्यों बनी थी, ये हम लोगों ने देखना है। अब ये करंट अफेयर्स में क्यों थी, ये न्यूज में क्यों थी, ये हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1, इंडिया हैज द प्रेसिडेंसी फॉर 2022-23। ये बात सही है, इंडिया के पास अभी रिसेंट सितंबर 2022 से लेकर सितंबर 2023 तक की प्रेसिडेंसी है इसकी। तो एक ही टाइम पर इंडिया के पास SCO की प्रेसिडेंसी भी है और G20 की प्रेसिडेंसी भी है। तो ये दोनों आप चीज ध्यान रखना कि इंडिया इस टाइम पर काफी ज्यादा ग्लोबली अपने आप को पावरफुल दिखाने के लिए काफी सारे काम कर रहा है। Second option, the theme selected for the year is for a secure SEO। देखिए सिक्योर की फुल फॉर्म भी है एक, लेकिन वो क्या फुल फॉर्म है हमें नहीं ध्यान रखनी। अगर आपके पास टाइम है और दिमाग में स्पेस है तो आप याद कर सकते हैं, इसे कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको ये पता हो कि जो थीम है दैट इज फॉर ए सिक्योर SCO, कि हम चाहते हैं कि SCO में इंडिया, चाइना, पाकिस्तान तीनों ही कंट्रीज प्रेजेंट है, रशिया भी प्रेजेंट है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग आपस में बैठकर सुलझा सकते हैं अगर हम इसके थ्रू सारी चीज़ों को नेगोशिएट करते हैं। तो इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर ऑल द नेगोशिएशंस बिटवीन एनिमी कंट्रीज। तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा ये सिक्योर SCO के लिए इंडिया ने थीम चूज किया है। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। पूछा गया है आप लोगों से, करेक्ट, तो 1 भी करेक्ट है, 2 भी करेक्ट है, तो आंसर क्या रहेगा आपका? C, बोथ 1 and 2।
चलिए, तो आंसर है आपका सी, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करेंगे, अच्छा इसमें एस सिक्योर की फुल फॉर्म दी हुई है, तो अगर आप करना चाहते हैं या तो कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, अगर टाइम बचेगा तो कर लेना। चलिए नेक्स्ट हम करेंगे, विच कंट्री हैज द चेयरमैनशिप ऑफ ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर 2022 एंड 23। देखिए इसके लिए भी इसी साल की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हर साल ये प्रेसिडेंसी भी चेंज होती रहती है। ऑप्शन है आपका चाइना, इंडिया, फ्रांस और यूएसए। देखिए अगर हम पार्टनरशिप की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर है कि कोई भी टेक्नोलॉजी ऐसी ना हम लोग डेवलप करें जिससे कि ह्यूमंस को खतरा पहुंचे। इंटेलिजेंस हमें प्रोवाइड करनी है मशीन्स को, बट नॉट मोर देन ह्यूमंस। तो ऐसा ना हो कि मशीन्स आर कंट्रोलिंग अस। तो इसीलिए जो भी आप टेक्नोलॉजी बना रहे हैं वो ह्यूमंस के ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर किस तरीके से इम्पैक्ट डाल रही है उसके रिगार्डिंग ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन है। और रिसेंटली इसकी भी पार्टनरशिप, इसकी प्रेसिडेंसी किसके पास आई है? इंडिया के पास। तो SCO हो गया, GAPI हो गया और G20 हो गया। तो ये तीन तो अभी इंडिया ने काफ़ी बड़े तौर पर चलाए हुए हैं प्रोग्राम्स। चलिए, तो ऑप्शन बी इंडिया इज दी आंसर। ये ध्यान रखेंगे, जहां पर हम बात करेंगे कि ये आपकी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं ऑफ टेक्नोलॉजी। 2020 में ये लॉन्च किया गया था मिशन, ये ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी रिसेंट ही है, ये 2020 वाली है। टोटल इसमें 25 कंट्रीज हैं जिसमें इंडिया इज वन ऑफ द। तो यस 25 मेंबर इसमें कंट्रीज हैं और काफ़ी सारे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात करते हैं, काफ़ी सारी इसमें हम लोग कोलैबोरेशंस की बात करते हैं। तो इन सब के रिगार्डिंग जो है ये ऑर्गेनाइजेशन सारे काम करती है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट MAC। हमें पता है मैंग्रोव्स एक ऐसे ट्रीज हैं जो कि सॉल्टी सॉइल में और सॉल्टी वाटर में ग्रो करते हैं, मार्शी एरियाज में ग्रो करते हैं, तभी ये काफ़ी सारे एरियाज में आपको कोस्ट के अराउंड मिलते हैं। तो इंडिया में गुजरात से लेकर वेस्ट बंगाल तक हर जगह पर आपको मैंग्रोव्स देखने को मिल जाएंगे, जिसमें मेजॉरिटी कहाँ पर है? मेजॉरिटी है वेस्ट बंगाल में, आपके गुजरात वाले एरिया में, और यहाँ पर आपके अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। तो ये तीन ऐसी जगह हैं इंडिया में जहाँ पर मैंग्रोव बहुत ज़्यादा हैं। ये मैंग्रोव कोस्ट पर हैं तो साइक्लोन्स की हवाओं को भी थोड़ा सा रोक देती हैं, तो इसके लिए साइक्लोन का जो इम्पैक्ट है नेगेटिव वो रुक जाता है, सुनामी की जो स्पीड है वो कम हो जाती है, और एक हैबिटेट मिल जाता है बाकी सारे एनिमल्स को रहने के लिए भी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे मैंग्रोव की सिग्निफिकेंस है बहुत सारी, इसीलिए इसको हमें बचाना है। अगर हमें क्लाइमेट चेंज को रोकना है तो अगेन ट्री है, CO2 को एब्जॉर्ब करेगा, तो कार्बन एमिशंस को भी ये कंट्रोल करके रखने में सक्षम है। तो ये बात सही है। इट इज एन इनिशिएटिव लेड बाय इंडिया एंड इंडोनेशिया। देखिए इंडोनेशिया तो है, इंडिया विल ऑल्सो बिकम द पार्ट, बट ये इनिशिएटिव इंडिया द्वारा शुरू नहीं किया गया। फॉर एग्जाम्पल दिस इनिशिएटिव वॉज लेड बाय UAE एंड इंडोनेशिया। ये ध्यान रखेंगे। अभी रिसेंटली जो आपका UNFCCC की COP27 हुई है इजिप्ट वाले एरिया में, शर्म अल शेख जगह पर, वहां पर ये डिसीजन लिया गया है कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन भी होना चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ मैंग्रोव्स को बचाने के लिए काम करता हो, क्योंकि जैसे और सारे पेड़ इंपॉर्टेंट है वैसे ही मैंग्रोव्स भी इंपॉर्टेंट है। और पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड के मुकाबले अराउंड 3 to 4% मैंग्रोव कवर पाया जाता है। Second, it seeks to educate and spread awareness worldwide on the role of mangroves। नाम से क्लियर है, जब पूरी अलायंस बनाई ही है मैंग्रोव्स के ऊपर तो ये भी तो करेगी ही, अवेयरनेस फैलाएगी, लोगों को बताएगी, सरकारों को जागरूक करेगी कैसे आप इनको और ज़्यादा सुधार सकते हैं, एनिमल्स को आप यहाँ पर ला के रखिए ताकि पूरा इकोसिस्टम जो है हमारा बैलेंस्ड रहे। तो वो सारी चीज़ें तो होनी ही है। तो दिस स्टेटमेंट इज मतलब ऑटो करेक्ट, या आप बोल सकते हो। जहां पर भी अवेयरनेस आ गई ना, तो अवेयरनेस तो देखो हर प्रोग्राम में होती है, बाकी जो कुछ होता ना होता हो, अवेयरनेस जरूर की जाती है कि लोगों तक पहुंचानी है। ये बात कैसे पहुंचाए, टीवी, रेडियो, FM कुछ भी करें, पहुंचाएंगे जरूर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, पूछा गया है आप लोगों से, करेक्ट, तो ओनली 2 इज करेक्ट। तो ऑप्शन B इज द करेक्ट आंसर। तो मैंग्रोव्स का बेसिक बैकग्राउंड, कहाँ कहाँ पर ये है, पूरे वर्ल्ड में इंडिया का कितना शेयर है, और ये अलायंस कब लॉन्च किया गया था, और इसके साथ साथ इसके क्या सिग्निफिकेंस हैं और क्या स्पेसिफिकेशंस ऑफ दिस इनिशिएटिव। चलिए, तो ये आंसर है आपका इसमें B2 ओनली, एंड यस इंडिया इज ऑल्सो दी पार्ट।
चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वर्ल्ड हेरिटेज वीक। हेरिटेज वीक है, टूरिज्म के रिगार्डिंग होगा। ऑप्शन नंबर 1 क्या कहता है, इट इज सेलिब्रेटेड बाय जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। देखिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है ना वो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर आता है और वो जितनी भी जियोलॉजिकल पीरियड के टाइम की रॉक्स हैं, चट्टाने हैं, उनको देखता है। जो कल्चर है, जो टूरिज्म है, ये किसका डोमेन है, ये डोमेन है आपका ASI का, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। क्योंकि कोई भी हड़प्पा की साइट मिल गई, कोई भी मोहनजोदारो की साइट मिल गई, कोई भी सिविलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, कोई भी साइट तमिलनाडु में मिल गई, तो उसके रिगार्डिंग जितने भी सारे काम हैं वो करता है ASI। और वही क्या दर्शाती है, हमारे कल्चर को, हमारे ट्रेडिशन को, हमारी परंपराओं को। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया नहीं है ये आता है आपका ASI के अंडर। तो इसी ने बेसिकली मनाया भी है ये वीक। तो दिस स्टेटमेंट बिकम्स रॉन्ग। सेकंड, इट इज सेलिब्रेटेड फ्रॉम 19th of November to 25th of November। देखिए इतनी तो बात सही है कि हम नवंबर करंट अफेयर कर रहे हैं और ये हो सकता है, लेकिन क्या पता 1 to 7 हो या 8 to 13 हो या 13 to 16 हो, जो भी है, तो पता हो कि क्या ये मिड के स्टार्टिंग नवंबर वाला वीक है या फिर वो मिड नवंबर वाला वीक है या एंड नवंबर वाला वीक है। तो ना तो ये मिड है ना ये एंड है, मिड और एंड के बीच का मिड है ये। तो थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे इसको कि 19th of November से 25th of November तक इसको मनाया गया है। पूछा क्या है आप लोगों से, करेक्ट ऑप्शन B 2 only should be the आंसर। अगर हम हेरिटेज की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में काफ़ी सारी हेरिटेज साइट्स हैं जिसमें से कुछ यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज करी हैं, कुछ ऐसी हैं जो यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज नहीं करी हैं, बट ऑल्सो वो भी तो हेरिटेज ही हैं हमारी। जैसे इंडिया में बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, उनमें से सिर्फ 40 ही ऐसे हैं जिसको यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी जो रिकॉग्नाइज नहीं किए हुए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यूनेस्को अलग काम करता है अपना, हम अलग काम करते हैं अपना। तो इसीलिए इंडिया में 40 हेरिटेज साइट्स वो हैं जो कि यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज करी हैं। इसको हम लोगों ने पहले भी काफी बार एक बार डिस्कस किया हुआ, तो पता हो आपको कि मिक्स्ड कौन सी है, कल्चरल कौन सी है, नेचुरल कौन सी है। रिवीजन भी है आपके लिए। चलिए ऑप्शन B इज द आंसर, ये ध्यान रखेंगे। और यस, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। GSI किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। तो दोनों के अलग अलग काम हैं, दोनों के अलग अलग रोल हैं, दोनों के अलग अलग इनिशिएटिव्स हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग 53rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI। देखिए इंडिया में फीफा अवार्ड्स, फीफा वर्ल्ड कप हो गया, ये गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स हो गए, ऑस्कर हो गया, इनमें जो भी चीज़ें की जाती हैं, कोई भी अवार्ड किसी को मिलता है अगर, तो हमारे लिए वो ज़रूरी है याद करना एग्जाम में। लेकिन फिर आप कंफ्यूज मत होना कि किसको कौन सा अवार्ड किस के अंडर मिला था, कि ये अवार्ड था तो सही कि हाँ इसको बेस्ट मूवी मिला था, बट ये कौन सा अवार्ड था, गोल्डन ग्लोब था या ऑस्कर था या ये था। तो आप जिस भी इनको याद करें तो हल्का सा ना एक ही शीट पर सारे अवार्ड्स लिख लो और फिर साथ साथ याद करना, ताकि पता हो कि दोनों में कैसे क्या डिफरेंस हमें करना है। ठीक है, अगर हम इसकी 53rd IFFI की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है, इट इज बीइंग हेल्ड एट गोवा में ही जनरली ये होता है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है आई थिंक। तो 53rd अभी हमने गोवा में ही लॉन्च किया है। सेकेंड, फ्रांस हैज बीन सेलेक्टेड एज द कंट्री ऑफ फोकस फॉर द फेस्टिवल। देखिए इस फेस्टिवल में क्या होता है ना कि हमें कंट्री चूज करते हैं कि इसमें जितनी भी अभी मूवीज लॉन्च हुई हैं या कोई भी डॉक्यूमेंट्री लॉन्च हुई है तो उसको हम ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ फ्रांस वाली मूवीज को ही अवार्ड मिलेगा, अवार्ड सबके लिए ओपन है, हर एक के लिए, फ्रांस, जर्मनी, इजराइल, इन सब के मूवी इंडस्ट्रीज के लिए ये एलिजिबल हैं। तो लेकिन ये बात सही है कि फ्रांस को हम लोगों ने कंट्री ऑफ फोकस डिसाइड किया है। ऑप्शन पूछा गया है आप लोगों से, चूज दी इनकरेक्ट स्टेटमेंट। जब दोनों ही सही हैं तो इनकरेक्ट कौन सी है, कोई भी नहीं। तो आंसर क्या रहेगा आपका, डी, नाइदर 1 नॉर 2। ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देखो ये तो हमने देख ही लिया कि क्या है ये, इसके अलावा हमें ये पता हो कि ये वन ऑफ द एशियाज ओल्डेस्ट फिल्म फेस्टिवल है, ये ध्यान रखेंगे। और इसमें जो वेटरन एक्टर चिरंजीवी हैं साउथ की तरफ से, ही वाज सिलेक्टेड एज इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो एक्टर चिरंजीवी हैं उनको कौन से फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड दिया गया था एज द इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर।
तो कहने का मकसद वही है कि जो एमसीक्यू बनाया गया है उसके पीछे का जो टॉपिक है वो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू में मैंने 2 स्टेटमेंट्स लिख दी, वो तो आपने देखो देख ली, पढ़ ली, याद कर ली, लेकिन इसके बाद अगर आपने ये सब चीजें नहीं पढ़ी हैं तो क्वेश्चन इसमें से भी इजीली बन सकता है। तो एमसीक्यू एक है लेकिन टॉपिक में से बन कई सकते हैं। तो टॉपिक कवरेज इज दी अल्टीमेट एसेंस, उसके तरफ हमारा ज्यादा फोकस है, ना कि एक ही टॉपिक में से कितने एमसीक्यूज हम बनाकर दिखा दें, उससे कोई फायदा नहीं है फिर। तो आपका एक ही टॉपिक रहेगा, एक ही एमसीक्यू रहेगा, बट एक्सप्लेनेशन आपको खुद से एक बार रीड आउट करनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग एंड सर्वे रिपोर्ट। ये रिसेंटली रिपोर्ट पब्लिश की गई है अभी। ऑप्शन नंबर 1, इट इज रिलीज्ड बाय द टाइम्स हायर एजुकेशन लंदन। देखिए ध्यान रखेंगे कि देखो कई सारी ना अभी यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट्स आएंगी, किसी में यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन सबसे टॉप पर होगी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया टॉप पर होगी, लेकिन इन सभी में आपने डिफरेंशिएट कैसे करना है ये इंपॉर्टेंट है। इसे याद करने के पर्सपेक्टिव से आप देख लो कि ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी है कि जब एम्प्लॉयमेंट मिलती है तो इंसान का टाइम आता है ना। तो एम्प्लॉयबिलिटी वाली जो रिपोर्ट है यूनिवर्सिटीज की वो आपका टाइम्स हायर एजुकेशन से ही एसोसिएटेड है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिकम्स करेक्ट, क्योंकि मैं अभी बता रही हूँ क्योंकि आगे आने वाला क्वेश्चन एक और ऐसा है जिसमें आपको यूनिवर्सिटी की रैंकिंग्स याद करनी होंगी, उसको याद करने का तरीका अलग हम डिसाइड कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर 1 को मानते हैं करेक्ट। सेकंड, इट प्लेस्ड मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT USA एट द टॉप। ये बात भी ठीक है कि एम्प्लॉयमेंट और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है ये आपस में इंटरलिंक्ड है, और यूएसए वैसे ही सबसे ज़्यादा आप कह लीजिए कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है, तो इसकी ही कोई ना कोई यूनिवर्सिटी होगी। इसकी सबसे फेमस यूनिवर्सिटी यही MIT वाली ही है। तो याद करने का तरीका है, आप याद इस तरीके से कर सकते हैं इसे। थर्ड, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली वाज द हाईएस्ट रैंक्ड अमंग इंडियन यूनिवर्सिटीज। किसी को भी अगर जॉब करनी होती है, काम चाहिए होता है, तो सबसे पहले कहाँ जाता है? कैपिटल ऑफ द स्टेट या कैपिटल ऑफ इंडिया। तो स्टेट और इंडिया में से कौन सी ज़्यादा फेमस होगी? इंडिया वाली। तो IIT कौन सी होगी? दिल्ली वाली। तो IIT दिल्ली इज द हाईएस्ट रैंक्ड अमंग इंडियन यूनिवर्सिटीज। तो ये बात भी सही है। तो याद करने का तरीका है बस ये, आपको क्योंकि 3-4 रैंक्स ऐसे अब आपको याद करने होंगे। पूछा क्या है आप लोगों से? करेक्ट। तो जब तीनों ही करेक्ट है तो आंसर क्या रहेगा आपका? डी, ऑल ऑफ दी अबव। तो कौन किसने टॉप किया है? इंडिया वाला कौन सा उस पे है? और इंडिया का भी सेकंड अगर हम देखें, वर्ल्ड का देख लेते हैं। सबसे पहला तो होगा MIT USA, सेकंड है पूरे वर्ल्ड का कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी USA, ये भी USA का ही है। और इंडिया में IIT दिल्ली के बाद है आपका IISc बेंगलोर। इंडिया में वैसे तो 58th रैंक है इसका, लेकिन इंडिया के लिए सेकंड IISc बेंगलोर है। तो पूरे वर्ल्ड के 2, इंडिया के 2, और साथ में किसने रिलीज किया है ये याद करने का तरीका ये सब पता हो। चलिए नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI 2023। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस का मतलब क्या है? किस कंट्री ने ज्यादा अच्छा काम किया है टू प्रिवेंट द क्लाइमेट चेंज, कि क्लाइमेट चेंज ना हो, इसके लिए मैंने बहुत ज्यादा परफॉर्म किया है। तो इसीलिए ये जो इंडेक्स है वो सिर्फ और सिर्फ उस परफॉर्मेंस के बेसिस पर आपको डिसाइड करता है कि आपका रैंक क्या है। ऑप्शन नंबर 1, इंडिया सिक्योर्ड 8th रैंक। ओके। सेकंड, फर्स्ट 3 प्लेसेस आर लेफ्ट एम्प्टी। देखिए लेफ्ट एम्प्टी सही बात है, क्योंकि कोई भी ऐसा कंट्री नहीं था जिसने जितना वो कर सकता था क्लाइमेट चेंज को बचाने के लिए उसने उतना ही किया। पोटेंशियल से सभी ने थोड़ा थोड़ा कम ही किया है, इसीलिए जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक है वो किसी को नहीं दिया गया। 4th से शुरू हो रहे रैंक, हाँ आपने अच्छा किया, 5th आपने अच्छा किया। तो फर्स्ट 3 रैंक्स आर लेफ्ट एम्प्टी। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। इंडियाज रैंक हैज इंप्रूव्ड फ्रॉम द लास्ट ईयर्स इंडेक्स। ये बात भी सही है। ठीक है, तो पूछा क्या है आप लोगों से? करेक्ट। तो जब तीनों ही करेक्ट है तो आंसर क्या रहेगा आपका? डी, ऑल ऑफ दी अबव। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि ये आपने सही माने क्यों है? सबसे पहली बात तो जो CCPI है वो लॉन्च कौन करता है? इंडेक्स हम जब भी करते हैं तो टॉप तो देख ही लिया हम लोगों ने, इंडिया का रैंक भी देख लिया 8th है, लेकिन इसको लॉन्च किसने किया है? इट इज लॉन्च्ड बाय 3, एक तो जर्मन वॉच, एक आपका न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। ये 3 हैं जो कि CCPI को हर साल रिलीज करते हैं।
पिछली बार इंडिया का रैंक था 10 और इस बार इंडिया का रैंक है 8th, तो पिछले साल के मुकाबले वी हैव इम्प्रूव्ड आवर रैंक। तो पहले 3 तो खाली है, उसके बाद जो 4th रैंक है उसको फर्स्ट टीम मान लेते हैं कि सबसे अच्छा कंट्री वही था, तो दैट स्पॉट इज टेकन बाय डेनमार्क एंड देन इट इज टेकन बाय स्वीडन। तो ये जरूरी है। तो फर्स्ट पता हो, इंडिया का रैंक पता हो, पिछले साल के मुकाबले क्या था वो पता हो। फर्स्ट थ्री तो खाली हैं, उसके बाद डेनमार्क, स्वीडन और उसके बाद आपका चिले। डीएससी के नाम से आप याद कर सकते हैं इसे, डेनमार्क, स्वीडन और चिले। डीएससी इज इक्वल टू CCPI। एक तो ये। दूसरा, किसी भी इंडेक्स में किसी कंट्री को रैंक देने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना है। जैसे इसमें ना 4 पैरामीटर्स हैं। कौन कौन से? सबसे पहला है इसमें ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, कि आपने अपने देश में कितने ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस को रोका है। CO2 के, CH4 के, N2O को कितना रोका है, उसकी एवरेज है 40%, आपको उसके 40% स्कोर मिलेगा। एवरेज मतलब उसकी प्रोपोर्शन इतनी है। सेकेंड है इसका रिन्यूएबल एनर्जी, कि आपने अपने देश में नॉन रिन्यूएबल से रिन्यूएबल पे कितना ज्यादा शिफ्ट किया है। एमिशंस को रोक दिया, रोका कैसे? रिन्यूएबल एनर्जी पर शिफ्ट होकर, दोनों इकट्ठे याद हो गए। फिर आता है एनर्जी यूज, जो एनर्जी आपने बनाई है क्या वो आप ढंग से यूज कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एनर्जी एफिशिएंसी की तरफ ध्यान देना कि ठीक है लाइट तो हमने बना ली सोलर पैनल से, बट क्या वो लाइट हमेशा जलती ही है ना। मतलब काफी सारे जितने भी आपके एरियाज में लोग रहते हैं, दे आर कंज्यूमिंग इलेक्ट्रिसिटी इन अ वेरी जस्टिफाइड मैनर। एंड लास्ट इज क्लाइमेट पॉलिसी, कि सरकार एक्चुअल में चाहती क्या है। जैसे हम चाहते हैं कि 2070 तक हम लोग बन जाएं कार्बन न्यूट्रल, कि हमारे देश में जितना कार्बन एमिट होगा उतना ही हम एब्जॉर्ब भी कर लेंगे। तो ये हमारी पॉलिसी है कि ये हम चाहते हैं। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? हम कर सकते हैं कि वी कैन शिफ्ट टुवर्ड रिन्यूएबल एनर्जी, उसको हम एनर्जी एफिशिएंसी, एनर्जी यूज में बढ़िया तरीके से यूटिलाइज करें। एंड लास्ट में GHG एमिशंस को हम लोगों को रोकना इज द अल्टीमेट टारगेट। तो ये 4 है। GHGs वाला 40% का प्रपोर्शन और बाकी जो 3 है वो आपके 20-20-20। देखिए याद करने के लिए पैरामीटर्स बहुत जरूरी हैं। CCPI तो बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है आपका, कौन रिलीज करता है, कौन टॉप पर है, इंडिया का रैंक क्या है, पिछले साल के मुकाबले इंडिया का रैंक क्या है, पैरामीटर्स कौन कौन से हैं, ये सब चीजें हमारे लिए जरूरी हैं याद करनी। एग्जाम में क्वेश्चन देख पाएंगे आप यहाँ से, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी 2023। पहले वाला भी था यूनिवर्सिटी वाला एम्प्लॉयबिलिटी, ये है आपका QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज। अब दोनों ही एक तरीके से सेम ही है, क्या ही अलग कर देंगे यूनिवर्सिटीज को रैंक अलग अलग करके, दोनों ऑलमोस्ट सेम है। बट कोई टॉप पर किसी ने और टॉप कर लिया इसके हिसाब से, है ना, तो इसके पैरामीटर कुछ और होंगे। तो याद करने के लिए हमारे पेपर के पर्सपेक्टिव से हम याद करेंगे, हम ज्यादा डिटेल में ना जाते हुए याद करने की ट्रिक्स निकालते हैं सीधी। ऑप्शन नंबर 1 क्या कहता है? द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया इज एट द टॉप। वहां पर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया थी 2nd प्लेस पे, यहाँ पर है 1st प्लेस पे। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। अब याद कैसे करेंगे इसको? याद करने का हल्का सा तरीका हम देखें अगर तो जैसे QS भी K से शुरू है, कैलिफोर्निया भी काइंड ऑफ K से ही शुरू है, तो आप याद कर सकते हैं कि QS कैलिफोर्निया, ये हम याद कर लिया, 1st रैंक था। सेकंड, IIT बॉम्बे वाज रैंक्ड एज द बेस्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। कुछ भी याद करने का तरीका आप निकाल सकते हैं कि बॉम्बे क्यों जाना है, क्योंकि बॉम्बे में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, दिल्ली नहीं है, हमें एक्चुअल में एक्टर बनना है, दिल्ली जाके तो कुछ होगा नहीं, मुंबई जाना पड़ेगा हमें। तो मुंबई क्यों जाना है, मुंबई क्यों में और QS में जो क्यों है वो दोनों कॉमन है, तो ऐसे करके कुछ आप याद कर सकते हैं। कहने का मकसद ये है कि तरीके हैं, ये मेरा तरीका है याद करने का, आपका तरीका कुछ और भी हो सकता है। आपका कोई बॉम्बे से रिलेटेड कोई भी एक्सपीरियंस हो, या फिर आपका कोई फ्रेंड हो जो मुंबई में रहता हो, उसके हिसाब से आप इसको याद कर लो। लेकिन याद आपने करना ऐसे ही है, निमोनिक्स के थ्रू। निमोनिक कोई भी हो, सबके लिए अलग अलग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन निमोनिक के थ्रू ही हो वो। तो ये बात भी सही है आपकी कि IIT बॉम्बे ही है जो सबसे फर्स्ट आई है, वहाँ पर IIT दिल्ली थी क्योंकि एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे थे। हरियाणा पंजाब यूपी के पास पड़ता ना दिल्ली, तो वहाँ जाना ईजी है, एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी बहुत जल्दी वहाँ पर। तो बॉम्बे क्यों जाना है, अगेन फिर बॉम्बे क्यों से QS, तो याद करने का तरीका है।
पूछा क्या है, करेक्ट दोनों ही सही हैं, तो आंसर क्या रहेगा आपका सी बोथ 1 and 2। चलिए ऑप्शन सी बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 कि ये इंडेक्स बताता है कि किस देश का नेटवर्क जो सबसे स्ट्रांग है। नेटवर्क का मतलब है कि इंटरनेट वगैरह हो गया, जितनी भी वेबसाइट्स हैं, कितनी सारी हम बहुत ज़्यादा स्पीड में चलती हैं, तो उसके रिगार्डिंग नेटवर्क रेडीनेस की इंडेक्स हम लोग हर साल रिलीज करवाते हैं। ऑप्शन नंबर 1, इट इज रिलीज्ड बाय पोर्टलैंड इंस्टीट्यूट ऑफ USA। ओके, सेकंड, इंडिया सिक्योर्ड 61st रैंक। थर्ड, द इंडेक्स इज टॉप्ड बाय सिंगापुर। देखिए अगर हम देखें नेटवर्क रेडीनेस में सबसे जल्दी रेडी कौन रहता है पूरे वर्ल्ड में, कौन सी ऐसी कंट्री जो रेडी रहती है हमेशा, दैट इज USA। USA सबसे ज़्यादा रेडी रहती है, चाहे कोई भी है, किसी कंट्री में अगर जाना है, कोई भी नई स्कीम लॉन्च करनी है, कुछ भी करना है, तो USA इज एट नंबर 1 की सबसे फास्ट कंट्री मानी जाती है, वो सुपर पावर भी इसीलिए है वो। तो याद करने के लिए आप बोल सकते हैं कि हाँ, USA का ही एक इंस्टीट्यूट है पोर्टलैंड जो ये इंडेक्स रिलीज करता है। ठीक बात है। अब अगर USA के इंस्टीट्यूट ने रिलीज किया है ये इंडेक्स, तो क्या टॉप सिंगापुर कर जाएगा? नहीं, तो टॉप भी कौन ही करेगा? USA करेगा। तो थर्ड स्टेटमेंट जो है हमारी सिंगापुर वो गलत हो जाती है। अगर मैं 3 को काट दूं तो ये 3 ऑप्शन चले गए आपके, रह गया सिर्फ 1 and 2 ओनली। तो ये बात भी सही बन जाती है कि इंडिया का जो रैंक है वो कितना है, 61st है ना। तो याद करने का तरीका है, तो 1 and 2 आर द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए इज द राइट। तो USA तो फर्स्ट पर है, सिंगापुर जो है वो सेकंड पर है। तो अगर रिलीज हम करेंगे इंडेक्स तो टॉप भी हम ही करेंगे। तो चाहे आप IPR रिपोर्ट्स में ले लीजिए, चाहे आप नेटवर्क रेडीनेस में ले लीजिए, तो रिलीज अगर USA करेगा तो टॉप भी USA ही करेगा। इंडिया का भी जो रैंक है पिछले साल के मुकाबले इंप्रूव हुआ है, 61st रैंक है इंडिया का भी, पहले 67 रैंक था, तो इंप्रूवमेंट है इंडिया के रैंक में भी, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, कई सारे पैरामीटर्स हैं जिसके हिसाब से रैंक दिया जाता है। आप इंडिकेटर्स मत याद करना, सिर्फ पैरामीटर्स ध्यान रख लेना। एक पैरामीटर के कई सारे इंडिकेटर्स होते हैं। पैरामीटर कौन कौन से हैं देखो, टेक्नोलॉजी कि आपके यहाँ टेक्नोलॉजी है कैसी, क्या यहाँ पर वाईफाई है, लाईफाई है, आप कह लीजिए कि ब्रॉडबैंड नेटवर्क है, तो क्या है इसमें टेक्नोलॉजी। पीपल कि जिनके लिए टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, क्या वो बढ़िया तरीके से उसको यूज़ कर पा रहे हैं, क्या उनको पता है कि मोबाइल फोन्स लैपटॉप्स कैसे यूज़ करने हैं। थर्ड है गवर्नेंस, सरकार की तरफ से क्या स्ट्रक्चर है कि टेक्नोलॉजी का मिसयूज ना हो। एंड फोर्थ इज इम्पैक्ट कि टेक्नोलॉजी के यूज करने से रूरल प्लस अर्बन, विमेन, मेन, वल्नरेबल सेक्शंस, इनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़े हैं। तो टेक्नोलॉजी है कैसी, उन्हें यूज कैसे किया जाता है, सरकार की क्या पॉलिसीज हैं और उसका अल्टीमेट कॉन्सिक्वेंस, उसका अल्टीमेट इम्पैक्ट क्या है। ये 4 चीजें हैं जो हमारे को जाननी है। ये हैं 4 पैरामीटर्स। किसने रिलीज किया है वो देख लिया, टॉप किसने किया है वो देख लिया, और इंडिया का रैंक कितना है अभी और पिछले साल के मुकाबले कैसा है वो हमने देख लिया। तो ये काफी सारी चीजें हैं जो आपको पता हो। ये आप मत याद करना, कोई दिक्कत नहीं है कि इंडिया को कौन कौन से इसके पैरामीटर्स में, कौन कौन से इसके सब इंडेक्सेस में रैंक फर्स्ट मिला है। अगर याद करना है तो टाइम मिले तो कर लेना, अदरवाइज ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, Where is India's first aqua park inaugurated? Assam, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर या none of the above? एक्वा पार्क का बेसिकली मतलब है कि जहाँ पर फिशिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी हुआ करेगी, टूरिज्म के लिए काफ़ी फेमस हुआ करेगा। जितने भी फिशर फोक हैं उनको सिखाया जाएगा कि एक्चुअली फिशिंग के ट्रेडिशनल मेथड्स को छोड़ के मॉडर्न मेथड्स कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो एक एक्वा पार्क है जहाँ पर सारे जितने भी मरीन की फिशेज हैं, मरीन की और वाइल्ड लाइफ है, उनका शिकार कैसे करना, उनकी कल्टीवेशन कैसे करनी, ये सब सिखाया जाएगा। और ये एक्वा पार्क आ रहा है इंडिया के स्टेट अरुणाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन बी शुड बी दी आंसर। तो क्या है ये पार्क, ये हमने देख लिया। कहाँ पर ये आएगा ये हम लोगों ने देख लिया। चलिए, और ये प्रोजेक्ट है किसके अंडर, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ये जितनी भी फिशिंग और फिशर फोक्स को डेवलप करने के लिए हम इनिशिएटिव चला रहे हैं उसका एक पार्ट है ये। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, consider the following statements regarding Viswas Swarupam. Hope you enjoyed this session. To watch the full video, enroll now by calling on the number given below or visiting our website www.chetanbharat.com or download